गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20AC05 के एसए के क्वेश्चंस के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में ये टोटल 6 एसए हैं जो पूछे गए थे। अब हम फर्स्ट एसए का डिस्कशन करेंगे, एम्पावरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। एसए लिखने के पहले आप लोगों को एसए क्वेश्चन समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और मैंने देखा है कैंडिडेट्स को कि बस ऐसे देखा और लिखना शुरू कर दिया, अच्छा डिसेबिलिटीज़ है तो चलो डिसेबिलिटीज़ के बारे में लिखना शुरू कर दें। ऐसा नहीं करोगे। सब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कंटेंट है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए। तो बिना ऐसे क्वेश्चन समझे अगर आप लिखना शुरू कर दोगे तो आप डेविएट हो जाओगे मेन ऐसे क्वेश्चन से, या आपका कंटेंट डेविएट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ से आपको बचना है। अब लिखा है एम्पावरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज़। अब इस ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे टोटल 4 वर्ड्स है। अब इसमें की वर्ड्स कौन सा है? एक तो एम्पावरिंग पीपल है और दूसरा कीवर्ड है डिसेबिलिटीज़। फाइन। अब इस कीवर्ड में आप बताइए कि दोनों कीवर्ड में जनरल कीवर्ड कौन सा है, स्पेसिफिक कीवर्ड कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जनरल कीवर्ड है डिसेबिलिटीज़ और स्पेसिफिक है एम्पावरिंग पीपल। कौन से पीपल? डिसेबिलिटीज़ वाले। गॉट इट? तो जो जनरल कीवर्ड है उसको हम कहते हैं माइनर कंपोनेंट ऑफ द एसे, जिसके बारे में आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आपका जो कंटेंट होगा वो स्पेसिफिक कीवर्ड पे ज़्यादा फोकस करेगा और आपको इस मेजर कंपोनेंट यानी जो स्पेसिफिक कीवर्ड है इस पे आपको ज़्यादा अपने कंटेंट को रीडायरेक्ट करना है टुवर्ड्स एम्पावरिंग डिसेबल्ड पीपल एक्चुअली। ठीक है। तो अब ये जो डिसेबिलिटीज़ है ये आपका जनरल कीवर्ड है और ये आपका माइनर कंपोनेंट है, तो इससे आप अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। मगर जो स्पेसिफिक कीवर्ड है या जो मेजर कंपोनेंट है उसके बारे में आपको सेकेंड पैराग्राफ से बताना शुरू कर देना चाहिए। ओके। अब फर्स्ट पैराग्राफ में यानी इंट्रोडक्शन में आप डिसेबिलिटीज़ के बारे में बता सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स डेफिनेशन से शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट्स डिसेबिलिटीज़ का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा जनरल है, बहुत फेमिलियर है और सबको पता होता है। तो अगर आप डिसेबिलिटीज़ का डेफिनेशन शुरू कर दोगे, डिसेबल्ड पीपल कौन होते हैं, उनमें क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होती है, तो ये सब जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा किडिश लगता है और यूपीएससी लेवल वाला कंटेंट नहीं लगता है। तो डेफिनेशन से शुरू मत करो। हाँ, आप ऐसा डेफिनेशन दे सकते हो ऐसे कीवर्ड का जो अनफेमिलियर है, जो नहीं पता है, उसमें भी इट इज़ डिफाइंड एज, ये मत लिखना, इट रेफर्स टू लिख सकते हो। ओके। मैंने शुरू किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज द की यार्डस्टिक फॉर नेशंस सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ। Undoubtedly, it boosts humans' participation in nation building. Persons with disabilities are also human, and they are also required to be empowered to realize the nation's goal. तो basically मैंने यहाँ पर disabilities का मतलब नहीं बताया है, मैंने यहाँ पर सिंपल सा बता दिया है कि हर एक सिटीजन नेशन के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है। तो डिसेबल्ड पीपल भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उनको बस हमें एम्पावर करना है ताकि वो बहुत अच्छे से नेशंस गोल में या नेशंस के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। ओके। अब मैंने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा है क्योंकि देखिए मुझे एम्पावरिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब डिसेबिलिटीज़ पे ध्यान दोगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ आप लिखना शुरू कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, इररेलेवेंट हो जाएगा। आई मीन दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी इररेलेवेंट कंटेंट टू ऐसे क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैंने लिखा है, हाउएवर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट्स 15% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन दैट लिव विद सम फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशंस डेवलपमेंट ड्यू टू पॉवर्टी, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड पब्लिक एपैथी। मैंने यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है कि उनको भी नेशंस के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना चाहिए, मगर वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 15% जो हैं डिसेबल्ड हैं और उनको एक्सक्लूड कर दिया गया है नेशंस के डेवलपमेंट से, क्योंकि वो लोग पुअर हैं या उनको अवेयरनेस नहीं है या जो पब्लिक होती है वो बहुत इनडिफरेंट है। एपैथी मतलब इनडिफरेंट है। और ये जो डिसेबल्ड पीपल है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है।
और उनको यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है वो मिलने में भी बहुत डिले होता है। उनका मंथली मेंटेनेंस भी बहुत मीगर मिलता है उनको। एजुकेशनल हर्डल्स होते हैं, मोबिलिटी की इश्यूज होती है, पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस करना भी उनके लिए मुश्किल होता है, जैसे मेट्रो है या कोई मॉल है, और जॉब में भी डिस्क्रिमिनेशन मिलता है, और उनको जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर देती है वो भी, उसकी भी फैसिलिटी बहुत पुअर है। तो यहाँ पर मैंने डिसेबल्ड पीपल के बारे में उनको क्या क्या प्रॉब्लम है वो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर मैंने एम्पावरिंग के बारे में नहीं लिखा है। ऑब्वियसली जब हम बोलते हैं कि उनको एम्पावर करना है तो क्या ज़रूरत है एम्पावर करने की नेशंस के डेवलपमेंट के लिए, तो फिर क्वेश्चन उठता है कि आप वो लोग एम्पावर्ड नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, और मैंने ये सारी रीज़न बता दी है। अब यहाँ पे मैं बोल रही हूँ द नीड ऑफ द आवर देयरफॉर इज द इंक्लूजन, एम्पावरमेंट एंड एनकरेजिंग द एक्सेप्टेंस बाय द सोसाइटी। मैंने ये सारा रीज़न बता दिया, और उसके बाद मैं बोल रही हूँ कि उनका इंक्लूजन ज़रूरी है सोसाइटी में, क्योंकि उनको एक्सक्लूड किया जाता है। उनका एम्पावरमेंट ज़रूरी है, सोसाइटी में एक्सेप्टेंस को एनकरेज करना चाहिए। इस डायरेक्शन में, इन दिस डायरेक्शन, द गवर्नमेंट पास राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट. It has many key provision like increasing the reservation in government jobs and in higher education. तो बेसिकली इंक्लूजन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, ये एक्ट है उसको पास किया। फिर उसके बाद लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज़ है, पहले 7 था उसको 21 कर दिया। सो इट्स अ प्रोग्रेसिव लॉ, but it needs effective implementation, and for this the center is encouraging voluntary actions through the scheme दीन दयाल डिसेबल्ड रिहैबिलिटेशन स्कीम। 2 बार ये मेंशन हो गया है, इसको मैं हटा देती हूँ। The objective of this scheme is to provide financial assistance to voluntary organizations so that the services necessary for rehabilitation of person with disabilities are अवेलेबल। तो यहाँ पे एम्पावर करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने किया है वो बता दिया। और ये स्कीम क्या करती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को जो डिसेबल्ड पीपल को रिहैबिलिटेट करने में मदद करती हो। उसके बाद मैंने लिखा है ऑल्सो इन ऑर्डर टू इनेबल PWDs। PWD का मैंने यहाँ पर ऑलरेडी दे दिया है, person with disabilities. To gain universal access and independent living, the government launched its ambitious Accessible India campaign, सुगम्य भारत अभियान. It also seeks to make at least 50% of all government buildings in the national capital and all state capital fully accessible for the disabled by July 20. तो यहाँ पर मैंने सुगम्य भारत अभियान के बारे में बता दिया। ये भी एक एम्पावर करने के डायरेक्शन में ये लिया गया कदम है। उसके बाद मैंने कंक्लूड किया है पार्टिसिपेशन इज द एसेंस ऑफ गुड गवर्नेंस एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम्पावर PWDs so that they effectively participate in and derive benefits from nation's progress. Recognizing this fact, Chhattisgarh has become the only state to have PWDs in all their panchayats. It's a progressive state towards the empowering of PWDs. Okay? तो इस तरह से मैंने इसको कंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट है मैल न्यूट्रिशन इज अ मेजर हेल्थ कंसर्न इन इंडियन चिल्ड्रन। अब इसमें आप पहले टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं वो हम देख लेते हैं। 9 वर्ड्स है इस ऐसे क्वेश्चन में। अब इस 9 वर्ड्स में की वर्ड्स कौन सा है, पहला है मैल न्यूट्रिशन, दूसरा है मेजर हेल्थ कंसर्न, और तीसरा है इंडियन चिल्ड्रन। अब इसमें इस 3 कीवर्ड्स में आपको ये पहचानना है कि कौन सा जनरल कीवर्ड है और कौन सा स्पेसिफिक कीवर्ड है। तो इसमें जो जनरल कीवर्ड है वो इंडियन चिल्ड्रन, तो ऑब्वियसली आपको इंडियन चिल्ड्रन के बारे में नहीं लिखना है फर्स्ट, और ये माइनर कंपोनेंट हो गया। सेकंड जो जनरल कीवर्ड है वो है मैल न्यूट्रिशन, ये भी एक जनरल कीवर्ड है, ये भी माइनर कंपोनेंट हो गया। तो फिर मेजर कौन सा है, मेजर हेल्थ कंसर्न। एक्चुअली आपको ये बताना है कि मैल न्यूट्रिशन है ये मेजर हेल्थ कंसर्न क्यों है अमंग इंडियन चिल्ड्रन। तो आपको हेल्थ कंसर्न पे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप, और ये मेजर कंपोनेंट हो गया, ये स्पेसिफिक कीवर्ड है। अगर सपोज आप इंडियन चिल्ड्रन को स्पेसिफिक कीवर्ड या मेजर कंपोनेंट मानोगे तब तो इंडियन चिल्ड्रन के बारे में ही आप लिखते जाओगे। फिर तो आप चाइल्ड लेबर के बारे में लिख सकते हो, चाइल्ड अब्यूज के बारे में लिख सकते हो, गॉट इट। तो उनके एजुकेशन के बारे में लिख सकते हो, टर्शरी।
फाइन। तो मगर इंडियन चिल्ड्रन आपका जनरल कीवर्ड है, इस पे आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। और अगर मैल न्यूट्रिशन को आप स्पेसिफिक कीवर्ड मानते हो तब तो आपके कंटेंट में मैल न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा होगा। मैल न्यूट्रिशन क्यों होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसका क्योर क्या है, तो आप पूरा साइंस रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड बातें करने लग जाओगे तो वो भी गलत हो जाएगा। तो बेसिकली आपको फोकस करना है मेजर हेल्थ कंसर्न पे, यही स्पेसिफिक कीवर्ड है और यही मेजर कंपोनेंट ऑफ द एस्से है। और मैल न्यूट्रिशन और इंडियन चिल्ड्रन ये दोनों हैं, ये आपका माइनर कीवर्ड है, माइनर कंपोनेंट है, जनरल कीवर्ड है, तो आप इससे अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। कभी भी हम मेजर कंपोनेंट से या स्पेसिफिक कीवर्ड से अपना इंट्रोडक्शन नहीं स्टार्ट करते हैं। तो मैंने न्यूट्रिशन से शुरू किया है। न्यूट्रिशन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एज इट रिड्यूसेस मॉर्बिडिटी, mortality and disability, thereby promoting lifelong learning capacities। तो न्यूट्रिशन क्या होता है वो बताया मैंने, मैल न्यूट्रिशन पे नहीं आई हूँ। आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। तो आर्टिकल 47 कहता है कि हमें न्यूट्रिशन लेवल रेज करना चाहिए। तो मैंने अभी चिल्ड्रन के बारे में भी नहीं आई हूँ इसमें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकेंड एम्स टू एंड हंगर एंड इम्प्रूव न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सेकंड का क्या एम है वो भी मैंने बता दिया, न्यूट्रिशन रिलेटेड है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में बताया, मैल न्यूट्रिशन पर भी नहीं आई हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा है डिस्पाइट सच लॉफ्टी डिक्लेरेशंस, यानी ये सारे डिक्लेरेशन, अ न्यू रिपोर्ट फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिया 2019 authored by the Government of India and the United Nations World Food Programme indicates that India in 2019 witnessed 8 lakh death among children under 5 years due to undernutrition and hunger। यहाँ पर मैंने मैल न्यूट्रिशन और इंडियन चिल्ड्रन के बारे में बात कर रही हूँ। दोनों को मैंने, ये दोनों जो जनरल कीवर्ड है दोनों को मैं एक साथ यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में लेकर आ गई हूँ, जहाँ पे बात हो रही है कि एक रिपोर्ट की जिसमें पता चलता है कि 8 लाख बच्चे जो हैं अंडर न्यूट्रिशन और हंगर की वजह से डेथ हो गई है। इट्स प्राइम कॉज इज पॉवर्टी ड्यू टू दिस malnourished, ड्यू टू दिस यानी पॉवर्टी की वजह से malnourished मदर प्रोड्यूसर चिल्ड्रन हु आर स्टंटेड एंड अंडरवेट। पॉवर्टी की वजह से मदर मैलनरिश रहती है, उसकी वजह से बच्चे भी मैलनरिश रहते हैं। इन अर्बन एरियाज मैल न्यूट्रिशन अमंग चिल्ड्रन इज कैरेक्टराइज्ड बाय पुअर लेवल ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड इनटेक ऑफ फास्ट फूड। तो मैल न्यूट्रिशन रूरल बच्चों के लिए कैसा है और मैल न्यूट्रिशन अर्बन बच्चों के लिए कैसा है ये मैंने बता दी। तो मैंने यहाँ पर मैल न्यूट्रिशन और इंडियन चिल्ड्रन के बारे को मैंने कनेक्ट किया है सेकेंड पैराग्राफ में। तो इस सेकेंड पैराग्राफ में मैंने एक और बात ये बोली है कि ये वाकई में हेल्थ कंसर्न है। कैसे? क्योंकि 8 लाख डेथ हुआ है, तो इससे ही पता चल जाता है कि ये मेजर हेल्थ कंसर्न है। तो मैंने सेकेंड पैराग्राफ में मैल न्यूट्रिशन, इंडियन चिल्ड्रन और मेजर हेल्थ कंसर्न ये तीनों को कनेक्ट किया। उसके बाद मैं थर्ड पैराग्राफ में मैंने लिखा है एक्सेस टू न्यूट्रिशियस फूड एंड इट्स अवेयरनेस इन बोथ poor and urban households are one way to solve the problem of malnutrition, but it also must be accompanied by better housing, clean water and sanitation in rural areas. Women education with regard to maternity will also help the mother to take care of child's nutrition needs। तो अब यहाँ पर मैंने solution दे दिया। जो major health concern है, कैसे पता चलता है 8 लाख बच्चे मरे हैं, अब इसका solution है वो मैंने बताया है कि पहला तो अवेयरनेस होना चाहिए, दूसरा न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए और तीसरा है हाउसिंग, क्लीनिंग, वाटर, सैनिटेशन, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और लास्ट मैंने बोला है विमेन एजुकेशन होना चाहिए विद रिगार्ड टू मैटरनिटी। इन दिस डायरेक्शन द गवर्नमेंट लॉन्च पोषण अभियान इन 2019। Its aim is to ensure holistic development and adequate nutrition for pregnant women, mother and children. Also, Anganwadi, a rural child care center started by the Indian government in 1975, is the backbone of India's nutrition target effort. But Anganwadi of some states like Bihar and Odisha, which have large vulnerable population, are not well equipped. तो यहाँ पर पोषण अभियान के बारे में बता दिया, आंगनवाड़ी के बारे में बता दिया और फिर यहाँ पे आंगनवाड़ी में क्या प्रॉब्लम है वो बता दिया।
Therefore, a good collaboration between various ministries is needed to undertake the task of banishing malnutrition and hunger. This cooperative work will catalyze the effective implementation of the government policy initiatives. तो collaboration होना चाहिए, cooperation होना चाहिए. फिर मैंने conclude किया है, nutritional deficiency in childhood can have compounding effect in adult life, which may impede their public participation in nation's growth. चाइल्डहुड में अगर malnutrition रहेगा तो एडल्ट लाइफ इफेक्ट होगी. अगर एडल्ट लाइफ इफेक्ट होगी तो नेशन के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं एज एडल्ट. दीज पॉलिसी इनिशिएटिव्स देयरफॉर मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड in both letter and spirit. Okay. Next है unpredictable monsoon needs greater efficiency in rainwater storage and usage. अगर आप इस ऐसे क्वेश्चन को देखोगे तो इसमें टोटल 10 वर्ड्स है. अब इन 10 वर्ड्स में आपको जनरल कीवर्ड और स्पेसिफिक कीवर्ड पहचानना होगा. तो आपका एक अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून है, ये आपका एक कीवर्ड है. फिर ग्रेटर एफिशिएंसी है, रेन वाटर स्टोरेज है, यूज़ है, ये सारी चीज़ें हैं. बहुत लंबा है ये ऐसे क्वेश्चन. तो इसमें जनरल कीवर्ड जो है वो अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून है. और मैंने 20AC05 का जब ऐसे का किसी कैंडिडेट का इवैल्यूएट किया था तो मैंने देखा था कि काफ़ी कैंडिडेट्स अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून को स्पेसिफिक कीवर्ड मेजर कंपोनेंट समझ के इसी पे बात कर रहे हैं. मॉनसून अनप्रेडिक्टेबल है, पहले ये बता दिया, क्यों है ये बता दिया, अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या है वो बता दिया. और जो रेन वाटर स्टोरेज है, यूसेज है, उसके बारे में कुछ बताया ही नहीं. एक्चुअली आपका ये जो है रेन वाटर एंड स्टोरेज एंड यूज़, ये आपका स्पेसिफिक कीवर्ड है और इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, अपने कंटेंट को रीडायरेक्ट करना है टुवर्ड्स दिस कीवर्ड. ये मेजर कंपोनेंट है. और अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून जनरल कीवर्ड है, माइनर कंपोनेंट है. तो हम जनरल कीवर्ड या माइनर कंपोनेंट से अपना इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं. इंडियन मानसून प्रोवाइड्स 80% ऑफ रेनफॉल इन इंडिया. However, the year 2019 witnessed its evident unpredictability. While the first month of the monsoon season witnessed a total rainfall 33%, which was below its 50-year average. Post-June witnessed rainfall itna above normal. Its unpredictability is evident region-wise too. Some regions of India were inundated with rainfall while some regions witnessed dry season. तो मैंने बेसिकली अपने इंट्रोडक्शन में सिर्फ मॉनसून कैसे अनप्रेडिक्टेबल है उसका मैंने डेटा दे दिया है 2019 का. अब मैंने सेकेंड पैराग्राफ में लिखा दीज मॉनसूनल वैगरीज, यानी ये जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसके बारे में बता रही हूँ. वैगरीज का मतलब यही होता है. हैव इम्पैक्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिंस द लार्ज पार्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम मॉनसून फेड क्रॉप्स. ड्यू टू दिस Indian economic growth slumped to 5.8% in first 3 months of 2019. To overcome the monsoon's predictability and mitigate its adverse impact, we must focus on rainwater storage and usage. अब देख लो मैं कितने स्मूथली आई हूँ मैं इस मेजर कीवर्ड पर, मेजर कंपोनेंट पे, स्पेसिफिक कीवर्ड पे. मॉनसून वैगरीज पर या अनप्रेडिक्टेबिलिटी का इम्पैक्ट क्या है एग्रीकल्चर पे वो बता दिया. इससे इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो रहा है, वो स्लम्प कर रहा है. तो इसको ओवरकम करने के लिए हमें रेन वाटर को स्टोर करना होगा और उसका यूज़ करना होगा. अब मैं यहाँ पर रेन वाटर के बारे में बता रही हूँ. रेन वाटर स्टोरेज सिस्टम एग्जिस्टेड इन इंडिया सिंस टाइम इमेमोरियल. फिर मैं थोड़ा सा हिस्ट्री बताया है कि कौटिल्य अर्थशास्त्र में डैम्स के बारे में लिखा हुआ है जो इरिगेशन के लिए बिल्ड किया जाता था मौर्यन एम्पायर के दौरान. फिर ट्रेडिशनल स्टेप वेल्स भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता था. कर्नाटका में टैंक्स है जो आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है वाटर को स्टोर करने के लिए. टंका सिस्टम है राजस्थान में. आज सिलिंड्रिकल ग्राउंड पिट. तो रेन वाटर स्टोरेज हमेशा से इंडिया में हो रहा था, ये मैंने यहाँ पर बताया है. और आज के मॉडर्न सिनेरियो में मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अब हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए. हमें क्या करना है कि ये जो स्ट्रक्चर हैं जो पहले के हैं, जो एंशिएंट स्ट्रक्चर्स हैं, उन स्ट्रक्चर को रिवाइव करना चाहिए और उनको यूज़ में लेकर आना चाहिए बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी.
मॉडर्न रेन वाटर स्टोरेज टेक्निक इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब मॉडर्न टेक्निक क्या है ये बता दिया। दैट कैन बी अडॉप्टेड बाय इंडिविजुअल होम ओनर्स टू कंजर्व वाटर फॉर कंजम्पशन थ्रू आउट द ईयर। Apart from this, dam, another rainwater storage technique should be properly maintained and monitored. But India is poorly performing on dam management. तो एक डैम है, फिर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी अगर बोले तो यहाँ पर मैंने बताया कि डैम मैनेजमेंट सही नहीं है। अकॉर्डिंग टू कैग रिपोर्ट, इनजुडिशियस रिलीज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम डैम कॉजेज फ्लड डाउनस्ट्रीम। हमने केरला में भी देखा था जब केरला में बाढ़ आई थी। तो For proper and judicious use of water, farmers should adopt sprinkler irrigation. They should avoid growing water-intensive crops such as paddy, sugarcane, banana in water-stressed region. They should avoid flood irrigation. तो इससे भी जो वाटर का जो स्टोरेज है, रेन वाटर का स्टोरेज है, वो स्प्रिंकलर इरिगेशन में काम आ सकता है। और जो फ्लड इरिगेशन है वो हमें अवॉइड करना चाहिए। पैडी शुगर केन बनाना, ये सब क्रॉप को हमें कम ग्रो करना चाहिए। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर कंक्लूड कर दिया है, आवर नेशन इज फेसिंग अक्यूट वाटर क्राइसिस। इट इज़ पॉसिबल टू रिवर्स द prevailing scenario by rainwater storage and its rational use. This requires coordinated action between central, state and local governments and local communities. Jal Shakti Abhiyan is a noble initiative in this direction, but its robust implementation is required. अब यहाँ पर मैंने जो conclude किया है इसमें मैंने रेन वाटर स्टोरेज का इम्पोर्टेंस बताया है और जल शक्ति अभियान के बारे में बता दिया है। तो बेसिकली आपका कंक्लूजन हमेशा याद रखना, इट शुड बी वेल कनेक्टेड टू द एसे क्वेश्चन। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने एसे क्वेश्चन का जो कंक्लूजन होता है, जो अपने कंटेंट में जो कंक्लूजन डालते हैं, वो एसे क्वेश्चन से एकदम अलग थलग होता है, एकदम डिसकनेक्टेड होता है। जैसे आपका जो इंट्रोडक्शन होना चाहिए वो ऐसे क्वेश्चन को पार्शली ओपन करना चाहिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन में कहीं पर न्यूट्रिशन के बारे में बात नहीं है, मैंने न्यूट्रिशन से शुरू किया है, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन को पार्शली ओपन हम करते हैं इंट्रोडक्शन में, और कंक्लूजन में हम ऐसे क्वेश्चन को पूरा का पूरा कनेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल कनेक्ट होना चाहिए, स्ट्रांगली कनेक्टेड। तो अगर आप देखोगे, मैंने जो फर्स्ट वाला है ऐसे क्वेश्चन एम्पावरिंग पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो यहाँ पर मैंने एम्पावर PWDs पूरा का पूरा स्ट्रांगली कनेक्ट कर दिया ऐसे क्वेश्चन को अपने कंक्लूजन। तो अपने कंक्लूजन में ऐसे क्वेश्चन को स्ट्रांगली कनेक्ट किया है। वैसे ही मैल न्यूट्रिशन इज अ मेजर हेल्थ कंसर्न, तो यहाँ पर भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन चाइल्डहुड, आप देख रहे हो कितना अच्छे से मैंने ऐसे क्वेश्चन को कनेक्ट किया है अपने कंक्लूजन में। वैसे ही अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून है, इसमें भी मैंने प्रिवेलिंग सिनेरियो बाय रेन वाटर स्टोरेज। प्रिवेलिंग सिनेरियो क्या है? अनप्रेडिक्टेबल मॉनसून, और इसको हम रिवर्स कर सकते हैं बाय रेन वाटर स्टोरेज एंड इट्स रैशनल यूज। तो आपका कंक्लूजन शुड बी वेल कनेक्टेड टू ऐसे क्वेश्चन, कभी भी जनरल कंक्लूजन मत देना। अब नेक्स्ट है, हैज इंडिया बीन एक्सपीरियंसिंग जॉबलेस ग्रोथ। अब इसमें इंडिया जो है वो जनरल कीवर्ड है, माइनर कंपोनेंट, और जॉबलेस ग्रोथ है आपका मेजर कंपोनेंट। तो आप मेजर कंपोनेंट से कभी भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक कीवर्ड है जॉबलेस ग्रोथ। आप इंडिया से शुरू कर सकते हो या ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से शुरू कर सकते हो या इकोनॉमी से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि जॉबलेस ग्रोथ है यानी इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो आप इकोनॉमी से भी शुरू कर सकते हो। मैंने शुरू किया है, इंडिया GDP ग्रोथ हैज़ बीन अमंग द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड इन द पास्ट डिकेड, रेगुलरली अचीविंग एनुअल ग्रोथ ऑफ बिटवीन 6 to 7%. Despite its strong economic growth, the country is still facing a slowdown in creating job. Slowdown in creating job, यानी इतना इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बावजूद भी जॉब नहीं क्रिएट कर रहा है, और इस इकोनॉमिक स्टेट को हम कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ, whereby economic development continues at the faster pace without generating enough job opportunity. तो जॉबलेस ग्रोथ का मैंने डेफिनेशन दिया है, और जॉबलेस ग्रोथ बहुत फेमिलियर वर्ड नहीं है, तो इसका हमें डिफाइन करना हमें बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने आर्गुमेंट में ऑनलाइन एजुकेशन पे एक क्वेश्चन दिया था, तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है उसको डिफाइन कर रहे हैं, तो उसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ वेल नोन, सभी को पता है कि ऑनलाइन एजुकेशन क्या होता है।
मगर जॉबलेस ग्रोथ ये अनफेमिलियर है, तो इसको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। फिर मैंने यहाँ पर एक डेटा दिया है, नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन रिवीज दैट एम्प्लॉयमेंट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 43% टू 37% इन द लास्ट 15 years। दीज डेटा bear testimony to the fact that India is experiencing jobless growth। यहाँ पर लिखा है ना, क्या इंडिया एक्सपीरियंस कर रहा है जॉबलेस ग्रोथ? मैंने यहाँ पर आंसर दे दिया कि हाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, मगर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे लिखते हैं येस इट इज़ एक्सपीरियंसिंग। येस लिखने से बहुत आपका इनफॉर्मल टोन हो जाता है, तो आप येस मत लिखो, आप डेटा दो और फिर लिखो दिस डेटा बियर टेस्टिमनी टू द फैक्ट और इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डेटा दैट इंडिया इज एक्सपीरियंसिंग जॉबलेस ग्रोथ। इस तरह से सेंटेंस फ्रेम करो। अब रीज़न क्या है जॉबलेस ग्रोथ का, वो मैंने इस पैराग्राफ में बताया है। द रीज़न फॉर द जॉबलेस ग्रोथ इज दैट द सेक्टर्स इन द इकोनॉमी विच आर ग्रोइंग आर नॉट एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव। यानी जो सेक्टर्स ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव नहीं है, यानी वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करती है। जैसे सर्विस सेक्टर है जो जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, मगर सिर्फ 30% को एम्प्लॉय करती है। वो एग्रीकल्चर है जो 45% को पॉपुलेशन को एम्प्लॉय करती है, मगर वो सिर्फ 15% कंट्रीब्यूट करती है जीडीपी में। यही रीज़न है कि इंडिया जॉबलेस ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रहा है। ग्रोथ हो रहा है किसी स्पेसिफिक सेक्टर में जहाँ पे जॉब ज़्यादा नहीं है, इसीलिए हम जॉबलेस ग्रोथ बोल रहे हैं। So the lack of growth in labor-intensive sectors like agriculture has led to increase in unemployment। ये पहला रीज़न दे दिया। Another reason is a sluggish growth of the manufacturing sector which is labor-intensive। एक तो एग्रीकल्चर है जो कम कंट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसका ग्रोथ बहुत स्लो है। स्लगिश का मतलब स्लो। Also the labor intensity of MSME is 4 times higher than that of large firms but is slackening। स्लैकनिंग का मतलब स्लो हो रहा है इसका ग्रोथ एमएसएमई का। अनदर रीजन इज अ शार्प रिडक्शन ऑफ वुमेन इन द वर्क फोर्स वाइल दे मेक अप नियरली हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। एक और रीज़न मैंने दिया है कि वर्क फोर्स में वुमेन जो है बहुत कम है। फिर वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स दैट ऑटोमेशन इज अ थ्रेट टू 69% ऑफ द जॉब्स। अब एक और मैंने रीज़न दे दिया है, वो है ऑटोमेशन। उसकी वजह से 69% जॉब है वो थ्रेट में है। The problem is further compounded due to lack of market relevant skills among youth। फिर मैंने एक और रीज़न दे दिया। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में मैंने सिर्फ रीज़न दिया है जॉबलेस ग्रोथ का। ओके तो पहला जो रीज़न है वो सेक्टर ग्रो कर रहा है जिसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं है। दूसरा रीज़न एग्रीकल्चर का दे दिया। तीसरा रीज़न दे दिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो बहुत स्लो है। तीसरा एक और रीज़न मैंने दिया है वो है विमेन का रिडक्शन इन वर्कफोर्स। चौथा रीज़न मैंने दिया है ऑटोमेशन और लास्ट रीज़न मार्केट रेलेवेंट स्किल्स जो कम है यूथ में। सेंटर क्या कर रही है उसके लिए? कौशल विकास योजना है जो यूथ के लिए है। मेक इन इंडिया है टू काउंटर जॉबलेस ग्रोथ। फिर मैंने साथ में लिखा है कि एजुकेशन सिस्टम को रीवैम्प करना चाहिए टू क्रिएट डिजायर्ड स्किल सेट्स। स्किल ट्रेनिंग शुड बी डिसेंट्रलाइज। मुद्रा स्कीम को एक्सपैंड करना चाहिए ताकि एमएससी सेक्टर को बूस्ट मिले। फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूस्टअप होना है। इतना मैंने बहुत छोटे में लिखा है क्योंकि ऐसे ही वर्ड लिमिट को मैं क्रॉस कर रही थी। फिर मैंने यहाँ पर लास्ट में कंक्लूड किया है द फोकस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज मस्ट बी ऑन क्रिएशन ऑफ जॉब्स। Only will then the growing GDP numbers will get translated into increasing employment figures। तो यहाँ पर भी growing GDP इसका मतलब economic growth, increasing employment, jobless growth है तो वो job generate करेगा। तो आप देखिए मैंने conclusion अच्छे से ऐसे क्वेश्चन से कनेक्ट किया है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि पैराग्राफ तभी होता है जब उसमें कम से कम 2 सेंटेंसेस हो। यहाँ पर कंक्लूजन छोटा है मगर ये पैराग्राफ है क्योंकि इसमें एक सेंटेंस है फुल स्टॉप और फिर ये दूसरा सेंटेंस है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पैराग्राफ लिखते हैं मगर उसमें सिर्फ एक ही सेंटेंस होता है तो वो कोई पैराग्राफ नहीं है। ओके इंडिया हैज़ अ राइटफुल क्लेम टू द परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इतना बड़ा ऐसे क्वेश्चन है, इसमें बेसिकली आपको फोकस करना है कि किस तरह से आप बोल सकते हो कि इंडिया का राइटफुल क्लेम है। तो आप यूनाइटेड नेशन से शुरू कर सकते हो अपना ऐसे क्वेश्चन, ये जनरल है। सिक्योरिटी काउंसिल से शुरू कर सकते हो, ये जनरल है। मगर आप राइटफुल क्लेम से नहीं शुरू कर सकते हो। ओके
अच्छा, तो मैंने सिक्योरिटी काउंसिल से शुरू किया है। ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल बॉडी है जो 193 यूएन मेंबर्स को रेगुलेट करता है ताकि वो वर्ल्ड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। इस काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, 10 इलेक्टेड मेंबर्स हैं जो हमेशा एक साथ बैठते हैं ताकि जो डिस्कस करते हैं इश्यूज दैट थ्रेटन द वर्ल्ड सिक्योरिटी। ये ग्लोबल बॉडी है जो एंटायर वर्ल्ड नेशन को रिप्रेजेंट करता है, बट द आयरनी इज दैट इट इज अंडर रिप्रेजेंटेटेड। ओके, अगेंस्ट दिस लाइट countries such as Brazil, Germany, India, Japan, Nigeria and South Africa are seeking to secure permanent seats of their own। तो यहाँ पर मैं ये बता रही हूँ सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बाकी और भी कंट्रीज़ हैं जो क्लेम कर रहे हैं परमानेंट मेंबरशिप। अमंग देम, अब इतने कंट्रीज़ में इंडिया हैज़ अ राइट क्लेम टू द परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी। द फर्स्ट रीज़न, अब मैं रीज़न बोल रही हूँ कि राइटफुल क्लेम है तो क्या रीज़न है। इंडिया रिप्रेजेंट 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन एंड 30 मिलियन डायस्पोरा ऑल ओवर द वर्ल्ड। Secondly, India is the 5th largest economy and has the largest democracy in the world. Thirdly, India is one of the largest contributor of troops to UN peacekeeping missions. Fourthly, India has been elected 7 times as non-permanent member of UNSC. Most importantly, India is its original member that signed UN declaration and also participated in the historic UN Conference of International Organization in 1945. तो मैंने 4 रीज़न दे दिया है क्यों राइटफुल क्लेम है। Since then, India has been its devout member by actively participating and cooperating in the activities of United Nations. For instance, currently India personnel are participating in 9 out of 14 peacekeeping missions of the UN. अब इंडिया को यदि परमानेंट मेंबर बन जाता है तो वो क्या इससे फ़ायदा होगा, तो विल हैव अ ग्रेटर से इन जियो ग्लोबल पॉलिटिक्स ड्यू टू गेटिंग द वीटो पावर। दिस विल इनेबल इंडिया टू रिजॉल्व कश्मीर इशू अकॉर्डिंग टू इट्स नेशनल इंटरेस्ट। बट इंडियाज क्लेम फॉर परमानेंट सीट इन द यूएनएससी हैज सेवरल इम्पेडिमेंट्स। अब क्या क्या हर्डल्स है वो बता रही हूँ। First, it requires amendment in the UN Charter which needs affirmative vote by all the UNSC members. This is unlikely as no permanent members want their influence to be curbed down. Among them, the principal challenge is getting support from China. Actually, अगर इंडिया चाहता है कि वो परमानेंट मेंबर बन जाए तो 5 जो मेंबर्स हैं उनको एफर्मेटिव वोट देना पड़ेगा। अगर एक ने भी वीटो कर दिया तो फिर इंडिया को परमानेंट मेंबर नहीं बनेगा। तो इसीलिए यूएन चार्टर में अमेंडमेंट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि चाइना सपोर्ट करेगा नहीं ना इंडिया को। अब मैं यहाँ पर कंक्लूड कर रही हूँ। इंडियाज क्रेडेंशियल फॉर परमानेंट मेंबरशिप आर वेल डॉक्यूमेंटेड एंड रिकॉग्नाइज्ड। रिफॉर्म्स आर देयरफॉर नीडेड इन द यूएनएससी टू मेक इट मोर डेमोक्रेटिक एंड पार्टिसिपेटिंग। अब एक और लास्ट है, ग्रोइंग डिस्पैरिटी बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, इसमें जो जनरल है वो नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। ऑब्वियसली आपको नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बारे में नहीं लिखना है, आपको इनके बीच में जो डिस्पैरिटी है वो लिखना है। तो मैंने यहाँ पर इंडिया से शुरू किया है। बेसिकली मैंने ये वाला जनरल कीवर्ड लिया है। इंडिया हैज़ अ 5000 years civilization that has assimilated innumerable diversities. These diversities have given rise to the idea of pluralism. India, though derives its strength from pluralism, is sometimes threatened by the disparity in diversities. Unity in diversity बोलते हैं ना, मगर यहाँ पर मैं बोल रही हूँ threatened by disparity in diversities. ओके, डाइवर्सिटी में जो डिस्पैरिटी है उसकी वजह से इंडिया का जो प्लूरलिज्म है वो थ्रेटन हो रहा है। अब उसमें कौन कौन से डिस्पैरिटी है वो मैं बता रही हूँ। तो बेसिकली हमें साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में डिस्पैरिटी के बारे में बताना है। तो मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि वन सच डिस्पैरिटीज बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। जोग्राफिकल डिस्पैरिटी जो है वो मैंने बता दिया कि वो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस की वजह से है। नॉर्थ इंडिया जो है वो सब्जेक्टेड टू सेवरल इन्वेजन, मगर जो साउथ इंडिया है वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय ट्रेड। इसकी वजह से साउथ में जो आइडेंटिटी है वो एकदम अलग है, कल्चर है जो उसका बहुत अलग है और नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल नहीं मिलता। अब मैं अगर पॉलिटिकली बताऊं तो साउथ इंडिया जो है डोमिनेटेड बाय रीजनल पार्टीज। देयर पॉलिटिकल लीडर्स आर्ग्यू दैट दे आर नॉट गिवन एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एट द सेंटर। ये मैंने पॉलिटिकल डिस्पैरिटी है वो बता दिया। यहाँ पर मैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बता रही हूँ
कि 2014-15 डेटा जो गवर्नमेंट ने रिलीज़ किया था उसमें all 5 southern states feature in top 10 in terms of net state domestic product. अगर इकोनॉमिकली देखें तो जो नॉर्थ इंडिया है वो इट लैग्स बिहाइंड द साउथ इंडिया. अब विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, South is much ahead of North. The most worrisome disparity between the two is language. तो ह्यूमन डेवलपमेंट में बता दिया कि साउथ आगे है नॉर्थ से. जो डिस्पैरिटी है वो लैंग्वेज की भी है, मोस्ट वरीसम, क्योंकि इसकी वजह से बहुत रिवोल्ट हुए हैं. देयर वॉज अ लॉट ऑफ एजिटेशन एंड वॉयलेंस अराउंड द इश्यूज ऑफ नेशनल लैंग्वेज लाइक एंटी हिंदी एजिटेशन इन तमिलनाडु इन 1960s. अब ये सारे डिस्पैरिटीज़ है, उसकी वजह से क्या हो रहा है वो मैंने बताया. All these disparities are creating mistrust between the two and the South is fearful of being dominated by the North. तो अब देखिए ये पैराग्राफ है totally devoted to the kind of disparities that exist between North and South India. पूरा इस पैराग्राफ को लिखते वक्त मैंने बीच में इफेक्ट नहीं डाला, कॉन्सिक्वेंसेस कुछ नहीं डाला, सिंपली मैंने सिर्फ डिस्पैरिटी का नाम दिया है और विद डेटा. अब यहाँ पर इस डिस्पैरिटी की वजह से क्या हो रहा है वो मैं बता रही हूँ कि इसकी वजह से मिसट्रस्ट है और साउथ इज fearful of being dominated by the North. At present, the political leaders of South are protesting against the 15th Finance Commission. Their discontentment is that instead of 1971, 2011 census data used for deciding the allocation of tax revenue to states, this could lead to a major loss of southern finances since they have been most successful in bringing down the population growth rate after 1971. तो basically जो 15th Finance Commission है उसमें जो डेटा लिया गया है वो 2011 का लिया गया है, 1971 का नहीं लिया गया है. और 2011 में पॉपुलेशन कम हो गई. पॉपुलेशन कम होगी तो जो रेवेन्यू है, जो शेयर ऑफ रेवेन्यू जो साउथ को मिलना है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पॉपुलेशन कम है तो रेवेन्यू भी कम मिलेगा. 1971 में पॉपुलेशन ज़्यादा था तो रेवेन्यू ज़्यादा मिलता. अगर 1971 वाला डेटा लिया जाता, They argue that the southern states contribute maximum tax revenues to the center, but the latter is diverting the money to the development of northern states. तो ये मिसट्रस्ट के बारे में बता दिया मैंने. अब मैं यहाँ पर इसको कंक्लूड कर रही हूँ. इंडिया इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ईच हैज़ कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट एंड डिमांड्स. इट इज़ अ नीड ऑफ आवर to bridge the gap between the two through cooperative federalism rather than wasting nation's resources on divisive tendencies. तो आप देखिए कंक्लूजन भी बहुत अच्छे से वेल कनेक्टेड टू ऐसे क्वेश्चन है. ओके, और जिसको भी ये आंसर्स चाहिए, ये सारे एस्से के आंसर्स, इनफैक्ट पूरा 20AC05 का आंसर चाहिए तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे. 20AC05 के अगेंस्ट में 164 वाला लिंक दिखेगा, उसमें क्लिक करके आप ये आंसर ले सकते हैं. और यदि किसी को पूरा टोटल 10 टेस्ट पेपर्स के आंसर्स चाहिए, टोटल 9 टेस्ट पेपर्स के सॉरी, तो आपको 2 बार क्लिक करना पड़ेगा, आई मीन 2 बार ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा. एकदम बॉटम में आप जाएंगे तो 20AC01 टू 20AC05 है, वो लिंक क्लिक करना पड़ेगा. दूसरा 20AC06 टू 20AC09 है, वो लिंक क्लिक करना पड़ेगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.